2020 में महामारी के साल में भी भारत का कच्चे तेल और विमान के ईंधन जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बिल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। ये भारत के कुल आयात का 25% से ज्यादा है। ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा तब तक बढ़ेगा जब तक ईंधन के वैकल्पिक स्रोत नहीं मिल जाते। सरकार के पास भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में जैव ईंधन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाकर आयात को कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति है, जैसे कि इथेनॉल को पेट्रोलियम में 20% और बायोडीजल को डीजल में 5% तक मिश्रित करना। जैव ईंधन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं। इसे जानने के लिए हमने CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उत्तराखंड देहरादून में स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का दौरा किया, ताकि जैव ईंधन के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान और नवाचारों को पहली बार कैमरे की नजर से देखा जा सके। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की 2 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों बायोडीजल उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा स्थायी और विमानों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित बायोजेट ईंधन की प्रक्रिया पर एक नजर डालेंगे। हम हीलियम गैस पैदा करने के लिए IIP में विकसित और परीक्षण की गई तकनीक पर भी एक नजर डालेंगे। इस गैस को भारत पूरी तरह से आयात करता है, क्योंकि ये विनिर्माण उद्देश्यों और उत्पादों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये सभी कदम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने के व्यापक दृष्टिकोण का एक भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत। IIP यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी और ये CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अभिन्न प्रयोगशाला है। ये हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ बायोमास से उत्पन्न फीडस्टॉक, रद्दी प्लास्टिक और जैव ईंधन के लिए अपशिष्ट तेल जैसी वैकल्पिक ऊर्जा को समर्पित है। IIP न केवल पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं और उत्पादों को विकसित करता है तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मानकों के निर्माण में सहायक तेलों एवं पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, बल्कि ये सक्रिय रूप से जैव ईंधन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की खोज भी करता है। IIP देहरादून के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र बायोडीजल बनाने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का विकास करना है, जिसमें सड़क परिवहन और रेलवे के साथ साथ विमानों के लिए बायोजेट विमानन ईंधन के अनुप्रयोग शामिल है। We import roughly 350 million tons of करोड़ मिलियन टन कार्बन परमाणु का आयात करते हैं और एक देश के रूप में लगभग 50 करोड़ टन से भी ज्यादा बर्बाद करते हैं। इसलिए यदि हम इस अपशिष्ट को, जिसमें कार्बन होता है, उसे इकट्ठा करना सीख लें और उसे ईंधन के विकल्प में उपयोग करना शुरू करें, तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भारत हर साल 2 करोड़ टन से अधिक कुकिंग ऑयल का निर्यात करता है। उसमें से 20% यानी 40 लाख टन पर भी अगर हम अपना नियंत्रण कर पाएं, तो रेलवे और सशस्त्र बलों की पूरी डीजल मांग को पूरा कर पाएंगे। पूरे देश में FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा है, जिसे रुको यानी रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल कहा जाता है। इसमें इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल का फिर से उपयोग किया जाता है। इसके हिस्से के रूप में हलवाई की दुकान से, रेस्टोरेंट से, बड़ी दुकानों से या फिर कैंटीन से जहां पर भी तेल का उपयोग होता है, उसे जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा रहा है। आप इसे बायोडीजल में बदल सकते हैं, आप इसे बायोजेट ईंधन में बदल सकते हैं, या आप इसे ग्रीन डीजल में भी बदल सकते हैं। ये बिल्कुल जीवाश्म डीजल की तरह है, लेकिन यह इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल से बना है। जैव ईंधन क्या होता है? ये बायोमास यानी पौधों, जानवरों के अपशिष्ट और कभी कभार सूक्ष्म जीवों से मिलने वाला ईंधन है।
इस तरह का बायोमास बार बार उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए जैव ईंधन को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। जैव ईंधन को पेट्रोलियम और अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में देखा जाता है, खासकर तब जब पेट्रोलियम की कीमतें और जीवाश्म ईंधन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो। जैव ईंधन में इथेनॉल, बायोडीजल, हरित डीजल और बायोगैस जैसे ईंधन शामिल हैं। परिवहन, बिजली उत्पादन, बड़े मोटर्स और औद्योगिक मशीनरी जैसे क्षेत्रों में बायोडीजल के अनुप्रयोगों को देखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैव ईंधन है। हर साल लगभग 20 लाख मीट्रिक टन डीजल उपयोग करने वाला भारतीय रेलवे इसका सबसे बड़ा उपयोग करता है। बायोडीजल क्या है? बायोडीजल प्राकृतिक और नवीकरणीय जैविक स्रोतों जैसे कि वनस्पति तेलों से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के एस्टर बेस्ड ऑक्सीजन युक्त ईंधन है। बायोडीजल ईंधन नए या प्रयुक्त वनस्पति तेलों और जानवरों की चर्बी से बनाया जा सकता है। पेट्रोलियम से मिलने वाले डीजल के विपरीत शुद्ध बायोडीजल बायोडिग्रेडेबल, गैर विषैला और अनिवार्य रूप से सल्फर तथा अन्य प्रदूषकों से मुक्त होता है। बायोडीजल को किसी विशेष मॉडिफाई इंजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पेट्रोलियम या डीजल जैसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स में ही उपयोग होता है। ईंधन के रूप में वनस्पति तेल के उपयोग करने की अवधारणा 1895 की है, जब डॉक्टर रुडोल्फ डीजल, जिनके नाम से ही इस ईंधन का नामकरण डीजल पड़ा था, उन्होंने ही वनस्पति तेल पर चलने वाला पहला डीजल इंजन विकसित किया था। बायोडीजल भारत की जैव ईंधन नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत अक्षय ऊर्जा के जरूरी स्रोत की क्षमता का दोहन करना चाहता है और बाद में इसे घरेलू ऊर्जा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। हमारे देश में न खाए जाने वाले तिलहनों से बायोडीजल जैसे जीव ईंधन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। भारत तिलहन की लगभग 100 किस्में उगाता है और अब तक केवल 10 या 12 किस्मों का ही दोहन किया जाता है। इसकी वार्षिक अनुमानित क्षमता लगभग 2 करोड़ टन है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बंजर भूमि में उगाए जाने वाली जंगली फसलें भी भारत में बायोडीजल उत्पादन का एक स्रोत है। खेती योग्य भूमि क्षेत्र में से लगभग 17 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर भूमि को बंजर और निम्नीकृत भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस भूमि का उपयोग इन फसलों को उगाने के लिए किया जा सकता है। रासायनिक रूप से बायोडीजल का उत्पादन कैसे किया जाता है? बायोडीजल रासायनिक रूप से वनस्पति तेलों के साथ अल्कोहल की प्रतिक्रिया से एस्टर नामक रासायनिक यौगिकों का उत्पादन करने से बनता है। इन्हीं एस्टर का उपयोग जब ईंधन के रूप में किया जाता है तो उसे बायोडीजल के नाम से जाना जाता है। जिस रासायनिक प्रक्रिया से बायोडीजल या एस्टर का उत्पादन किया जाता है वह ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहलाती है। बायोडीजल प्रोसेस बेसिकली जिसमें ट्राइग्लिसराइड युक्त किसी भी वनस्पति तेल को बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है, जो वास्तव में फेम यानी फैटी एसिड मिथाइल एस्टर है। तो यह वन स्टेप प्रोसेस है और इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल, मेथनॉल और कैटलिस्ट का उपयोग पारंपरिक प्रक्रिया में किया जाता है। यह प्रक्रिया मेथनॉल के उबलने लायक उच्च तापमान पर की जाती है, लेकिन हमारी IIP की प्रक्रिया में हम इसमें एक पेटेंट सॉल्वेंट मिलाते हैं और इसमें ज्यादा तापमान की जरूरत भी नहीं होती। इसे केवल 2 या 3 मिनट तक हल्का हल्का हिलाने की आवश्यकता होती है। भारत में बायोडीजल के स्रोत विभिन्न प्रकार के पौधों और तिलहनों से तेल निकाला जा सकता है, लेकिन भारत में बायोडीजल पैदा करने के लिए केवल उन्हीं पौधों के स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है जिनका उपयोग खाद्य तेलों के लिए नहीं किया जाता और जिन्हें बंजर भूमि में बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है। जटरोफा, चावल की भूसी और करंजिया के पौधे भी ऐसे ही तेल के विकल्प हैं। बायोडीजल उत्पादन के लिए सभी प्रकार के पौधों में से जटरोफा का स्रोत सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसकी वजह है जटरोफा कम सिंचाई में किसी भी बंजर भूमि में उगाया जा सकता है। ये भारतीय परिस्थितियों में प्रमुख बायोडीजल फीडस्टॉक के रूप में विशिष्ट लाभ देने वाला पौधा है। बरसात से सिंचाई होने की दशा में 1 हेक्टेयर में 4400 जटरोफा के पौधों से लगभग 1500 लीटर तेल पैदा हो सकता है।
अनुमान है कि देश में पेट्रो डीजल की 10% जगह लेने के लिए तेल उत्पादन के लिए लगभग 30 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण की आवश्यकता है। जानवरों की बेकार चर्बी और तलने में इस्तेमाल किया हुआ तेल, जिसे फेलो ग्रीस के रूप में जाना जाता है, जैसे मूंगफली, बिनौला, सूरजमुखी के बीज और कैनोला बायोडीजल के लिए कुछ संभावित फीड स्टॉक्स हैं। इन सभी उत्पादों से बने एस्टर को यांत्रिक ईंधन के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। सबसे आम मिश्रण B20 है, जो 80% पेट्रोलियम या डीजल के साथ 20% बायोडीजल का मिश्रण है। बायोडीजल में वजन के हिसाब से 11% ऑक्सीजन होती है और इसमें कोई सल्फर नहीं होता है, जिसका मतलब है कि कम प्रदूषण। इसके अलावा डीजल के विपरीत बायोडीजल का उत्पादन अपेक्षाकृत एक सरल प्रक्रिया है, इसलिए इसका कम समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। पारंपरिक डीजल ईंधन में बायोडीजल के उपयोग से बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कणकीय पदार्थों में काफी कमी आती है। बायोडीजल कणकीय पदार्थों की ठोस कार्बन सामग्री को कम करता है, क्योंकि ये ईंधन में पर्याप्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण दहन को सबसे ज्यादा सक्षम बनाता है, जिसकी वजह से बायोडीजल पारंपरिक डीजल की तुलना में लगभग 80% कम कार्बन डाइऑक्साइड और 100% कम सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करता है। बायोडीजल एकमात्र ऐसा वैकल्पिक ईंधन है जो पारंपरिक डीजल इंजनों में बिना किसी बदलाव के उपयोग होता है। इसलिए ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे के साथ साथ स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री में किसी बदलाव की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा बायोडीजल ईंधन गैर विषैले और बायोडिग्रेडेबल भी हैं। बायोडीजल में किसी तरह का सल्फर नहीं होता, तो BS4 या BS6 के लिए सल्फर एक समस्या है। यह 50 ppm से कम होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि बायोडीजल में सल्फर होता ही नहीं है, तो इससे प्रदूषण होगा ही नहीं। यह प्रदूषण के मानकों को कम करेगा और साथ ही बायोडीजल में ऑक्सीजन भी होता है, जो इंजन के ज्यादा अनुकूल होता है। अगर इसमें बायोडीजल का उपयोग किया जाता है तो इंजन में पूर्ण दहन होता है। तो जैसा कि मैंने कहा है, बायोडीजल जैव संसाधनों से प्राप्त होता है। तो अगर हम B20 यानी बायोडीजल 20% और डीजल 80% का मिश्रण करते हैं, तो अधिकांश वाहन जो BS3 या BS4 के अंतर्गत आते हैं, वे स्वचालित रूप से BS5 या BS6 ग्रेड तक अपग्रेड हो जाते हैं। BS5 और BS6 ग्रेड। C10 रेटिंग या बायोडीजल की संख्या भी पारंपरिक डीजल इंजन की तुलना में अधिक है। C10 डीजल इंजन की गुणवत्ता या प्रदर्शन का माप है। ये दहन विलंब के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी जब किसी इंजन में फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से गर्म हवा में इंजेक्ट किया जाता है, तो ये डीजल ईंधन के स्व प्रज्वलन की गति बताता है। उच्च C10 रेटिंग वाले डीजल ईंधन में दहन में देरी कम होती है, जिससे पूर्ण दहन होता है और इंजनों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित होने में मदद मिलती है। C10 संख्या जितनी अधिक होगी, वाहन के इंजन में ईंधन उतना ही बेहतर जलेगा। राष्ट्रीय जैव ईंधन मिशन ने जैव ईंधन फीडस्टॉक फसलों जैसे जट्रोफा, पुंगामिया आदि के तहत चरणबद्ध विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें कई छोटे मिशन शामिल हैं, जिनमें जंगलों और बंजर भूमि में फीडस्टॉक फसलों के बड़े पैमाने पर रोपण को बढ़ावा देना, बीजों की खरीद, तेल निकालने, उनका सम्मिश्रण करने, उनका व्यापार और अनुसंधान एवं विकास शामिल है। जहां तक ऊर्जा सुरक्षा या इकोनॉमी का संबंध है, अगर हम एक निश्चित सीमा तक विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कच्चे तेल की कीमत का भुगतान करना पड़ता है। कच्चा तेल हम विभिन्न देशों से मंगाते हैं, जिसका भुगतान हम डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं में करते हैं। तो अगर हम 3 या 5% मिश्रण तैयार करते हैं, जिसका मतलब 50 लाख टन, अगर हम अपने संसाधनों से बायोडीजल या डीजल तैयार करने के लिए तैयार हैं, तो हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और उस फंड का उपयोग रोजगार और अन्य चीजों के लिए किया जा सकता है।
विमानन उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दुनिया भर में लाखों नौकरियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20 खरब रुपए से ज्यादा का योगदान देता है। 2035 तक ATG यानी एयर ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप को उम्मीद है कि एयरलाइन उद्योग द्वारा 700 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जो कि 2016 के यात्रियों की संख्या से दोगुनी है। भारत का विमानन क्षेत्र भी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, यानी हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विस्तार कर रहा है। इसकी वजह से भारत में भी बाकी ईंधन उत्पादों के मुकाबले विमानन ईंधन की वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। पेट्रोलियम आधारित जेट ईंधन पर निरंतर निर्भरता की वजह से पर्यावरण संबंधी चिंताओं ने वैकल्पिक समाधानों की दिशा में विमानन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को प्रेरित किया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ICO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने अक्टूबर 2016 में एक वैश्विक योजना को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए CORSIA यानी कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन एक कार्बन ऑफसेट और कार्बन कटौती योजना है, जो जलवायु परिवर्तन पर विमानन के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए बनी है। ये योजना 2027 तक तो सभी देशों के लिए स्वैच्छिक है, लेकिन उसके बाद हर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के लिए इसका पालन करना अनिवार्य होगा। इस कदम से बायोजेट फ्यूल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को विमानन उद्योग में शामिल करने की मांग और प्रोत्साहन बढ़ा है। कॉर्सिया एक कार्बन ऑफसेटिंग योजना है। यह वास्तव में एक गणितीय सूत्र है जो किसी भी विमान द्वारा उत्पादित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापता है और इसके अनुसार भरपाई करनी पड़ती है। तो या तो जैव विमानन ईंधन का उपयोग करें या फिर टैक्स का भुगतान करें। तो यदि आपके पास स्वदेशी रूप से विकसित संयंत्र है जहां आप ज्यादा जैव विमानन ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं, तो कॉर्सिया के संदर्भ में आप में बहुत बड़ी क्षमता है, क्योंकि 2021 से 2026 तक स्वेच्छा वाली अवधि है, लेकिन इसके बाद इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। या तो उसके बाद आपको कार्बन ऑफसेटिंग टैक्स देना होगा या आपको जैव विमानन ईंधन का उत्पादन करना होगा। इस दिशा में CSIR के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों ने अखाद्य तेलों और अपशिष्ट तेलों से अक्षय हरित विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रक्रियाएं विकसित की हैं। हमें दिखाए जाने वाला संयंत्र एक पेटेंट उत्प्रेरक और एक प्रक्रिया पर आधारित है, जिसे बायोजेट प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ये जैव विमानन ईंधन का उत्पादन करता है जो अधिक ऊर्जा दक्ष, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल है। मई 2021 तक CSIR IIP ने लगभग 9,500 लीटर जैव विमानन ईंधन का उत्पादन किया है। CSIR IIP देहरादून द्वारा विकसित एक स्वदेशी जैव जेट ईंधन प्रक्रिया में पाम रिफाइनिंग उद्योग में उपयोग होने वाले गैर खाद्य तेल जैसे चट्रुफा तेल के साथ इस्तेमाल हुए खाने पकाने के तेल और अपशिष्ट तेलों का उपयोग किया जाता है। ये अब विमानन ईंधन में परिवर्तित हो रहे हैं। In terms of origin, yes, अपनी उत्पत्ति के संदर्भ में यह सामान्य विमानन ईंधन से अलग है, लेकिन पहचान के मामले में यह आपके सामान्य विमानन ईंधन के समान है। इसलिए हमारी प्रक्रिया को दिल साफ यानी ड्रॉप इन लिक्विड सस्टेनेबल एविएशन और ऑटोमेटिक फ्यूल कहा जाता है। जब तक आप कार्बन डेटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यह विमानन ईंधन वनस्पति तेल से बना है या सामान्य कच्चे तेल से। तो एक उत्पाद के मामले में यह सामान्य विमानन ईंधन के समान ही है। नॉर्मल एविएशन फ्यूल। इस प्रक्रिया के पहले चरण में तेल में मौजूद अशुद्धियों जैसे कि धातु और ठोस संदूषकों को हटा दिया जाता है। फिर तेल को एक उच्च दबाव वाले तरल पंप से पंप किया जाता है, जिसे संपीड़ित हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है। तेल और हाइड्रोजन की यह मिश्रित फीड रिएक्टर में भेजी जाती है। रिएक्टर को उच्च तापमान और उच्च दबाव की स्थिति में बनाए रखा जाता है। रिएक्टर में CSIR IIP द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उत्प्रेरक होते हैं।
उत्प्रेरक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में तेल में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोकार्बन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। अप्रयुक्त हाइड्रोजन को हाई प्रेशर सेपरेटर में अलग किया जाता है और प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन यूनिट में शुद्धिकरण के बाद इसे रिसाइकिल किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन उत्पाद को नैप्था, मिट्टी के तेल और डीजल कट में डिस्टिल्ड किया जाता है। बायोजेट घटकों का विभिन्न विशेषताओं के लिए CSIR, IIP की प्रयोगशालाओं या जरूरत के अनुसार किसी अन्य प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाता है। 27 अगस्त 2018 को भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान के लिए स्पाइस जेट लिमिटेड को इस ईंधन की आपूर्ति कराई गई थी। इस विमान ने देहरादून से राष्ट्रीय राजधानी के लिए 45 मिनट की उड़ान भरी थी। इससे एक और उपलब्धि तब हासिल हुई जब भारतीय बायोजेट ईंधन के 10% मिश्रण का उपयोग करते हुए भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान ने 31 जनवरी 2020 को लेह के कुशोक बाकुला रिम्पोच एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ये पहली बार था जब इस मिश्रण का उपयोग किसी विमान के दोनों इंजनों में किया गया था। ये ईंधन CBD यानी छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण से प्राप्त जट्रोफा तेल से बनाया जाता है, जिसे CSIR IIP द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। We have used this fuel in actual commercial plant where we use 25% of this fuel. जहां हम इस ईंधन को सामान्य विमानन ईंधन के साथ मिक्स करके 25% स्पाइसजेट एयरलाइन के विमानों में उपयोग करते हैं। उड़ान के आंकड़ों में देखा गया है कि इसकी दक्षता थोड़ी अधिक है। इसके अलावा इंजन का तापमान थोड़ा कम था। इसका मतलब है कि इंजन हीटिंग सामान्य कच्चे तेल आधारित ईंधन की तुलना में कम थी। इसके अलावा हमने 26 जनवरी 2019 में AN-32 विमान के लिए भी इस ईंधन का उपयोग किया है। इस ईंधन का उपयोग गणतंत्र दिवस फ्लाईपास समारोह के लिए 10% मिश्रण के साथ किया गया था। इस ईंधन का उपयोग फिर से AN-32 विमान में तब किया जब वह उच्च ऊंचाई वाले लेह हवाई अड्डे पर उतरा था। इसलिए इस ईंधन ने उपयोगिता के मामले में पहले से ही काफी संभावनाएं दिखाई हैं और अब हम इसका कमर्शियल उपयोग करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Right now we are looking forward for its commercial usage. भारत हर साल मुख्य रूप से अमेरिका से 55,000 करोड़ रुपए की हीलियम गैस का आयात करता है। भारत में हीलियम का उत्पादन शुरू करने और आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों ने तेल क्षेत्रों से हीलियम निष्कर्षण की विधि विकसित की है, जिसका एक सह उत्पाद गैस है। लेकिन क्या हीलियम इतना महत्वपूर्ण है? अत्यधिक उच्च तापमान पर भी हीलियम की स्थिति, प्रकृति और इसकी उच्च तापीय चालकता की वजह से कई निर्माण प्रक्रियाओं में इसका उपयोग होता है। भारत के मेक इन इंडिया पर फोकस करने से ज्यादा वैश्विक कंपनियां अपना उत्पादन आधार यहां स्थापित करेंगी, जिससे हीलियम की मांग बढ़ती रहेगी। हीलियम के कई अनुप्रयोग हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से लेकर लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगाने की जरूरत होती है, जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप आदि। MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन में भी इसका अनुप्रयोग होता है। विकासशील देशों की बढ़ती मांगों के कारण वैश्विक स्तर पर हीलियम की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि अपनी उत्पादन क्षमता को विकसित किया जाए। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक He है और परमाणु संख्या 2 है। ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषाक्त, निष्क्रिय और मोनोएटॉमिक गैस है, जो आवर्त सारणी के नोबल गैस ग्रुप में पहली है। इसका कथानक सभी तत्वों में निम्न होता है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, इसलिए ये अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। हीलियम पारंपरिक रूप से पेट्रोलियम गैस क्षेत्रों से प्राप्त होती है। विश्व के लगभग 90% हीलियम भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में है। भारत ने अभी तक बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज नहीं की है, इसलिए थर्मल स्प्रिंग्स
और मोनेटाइज सैंड्स जैसे अपरंपरागत स्थलीय स्रोतों की तलाश करना अनिवार्य है। हीलियम निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख विधि क्रायोजेनिक आसवन की उच्च लागत और ऊर्जा गहन प्रकृति के कारण IIP देहरादून के भारतीय वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक गैस से हीलियम प्राप्त करने के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। A ग्रेड हीलियम प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रायोजेनिक PSA हाइब्रिड एडसॉर्प्शन प्रोसेस कहा जाता है। देहरादून स्थित CSIR का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पेट्रोलियम और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बेहतरीन अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में से एक है। आने वाले वर्षों में IIP की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये संस्थान भारत के पेट्रोलियम आयात को कम करने के लिए इसे प्रौद्योगिकी और स्वदेशी सामग्रियों से बदलने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। जैव ईंधन के उत्पादन की प्रौद्योगिकियों और हीलियम निष्कर्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचारों से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता और ज्ञान आधारित विकास हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण मिशन यानी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।